कि व्हाट इज एंथैल्पी। ये जो आपने H2 गैस से, जैसे मान लो H2 गैस है, इससे मैंने H2 एटम बना दिया, 2H गैस बना दिया, H2 गैस से 2H गैस बना दी। तो क्या किया मैंने, एक मॉलिक्यूल को एटोमाइज कर दिया। क्या किया, मॉलिक्यूल को एटोमाइज कर दिया। तो ये वाली जो एंथैल्पी है ना, दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। तो कोई पूछे व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्या कहोगे आप? जब एक मोल, व्हेन 1 मोल किसका, ऑफ गिवन सब्सटेंस, जब किसी भी एक मोल सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डिसोसिएट, टूटता है, डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम्स। किसमें टूटता है वो? गैसियस एटम्स में टूटता है। उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है, द एंथैल्पी चेंज, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज हो रहा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ये बताना। आपके पास Na सॉलिड था, इससे क्या बन गया, Na गैस। बताओ ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है? नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है ना। एटम से एटम ही बन रहा है, मगर क्या हो गया, फेज चेंज हो गया। एम आई क्लियर? तो भैया ऐसे तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे कहीं पे भी फेस चेंज होगा तो वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो जाएगी। देखो एटम की जब बात करते हैं ना, एटम में फेज चेंज हो रहा है, बिल्कुल एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल Cl2 लिक्विड से वो Cl2 गैस बन जाता है तभी वो एटोमाइजेशन होगी या नहीं होगी? वो तो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज है हमारा उस केस में। उसमें तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ही रहा ना, एटम थोड़ी बना। तो फिर इसमें भी तो एटम एटम ही रहा ना। बेटा मॉलिक्यूल से एटम बने तो एटोमाइजेशन, एटम सॉलिड से एटम गैस बन रहा है, एटोमाइजेशन। क्लियर हुआ? यस भैया। सर अगर एटम से मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो एटमाइजेशन कैसे हो होगी? जाएगा? वो तो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना फिर तो उस केस में। यस सर। हाँ, आप बताओ, चलो एक चीज पूछता हूँ आपसे। आपको ये दिया हुआ है, HCl दे दिया गैस फॉर्म में, इसके अंदर एक एक्वस मीडियम डाल दिया, ये बन गया H प्लस एक्वस, प्लस साथ में बन गया Cl माइनस एक्वस। बताओ कौन सी एंथैल्पी है? अब ये सही बताना, गलत नहीं। ये गैस से अभी आयन बन चुका है एक्वस फॉर्म में। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। बहुत बढ़िया, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। डेफिनेशन में, इसके एग्जांपल में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है कि हो क्या रहा है, यहाँ पे आयन फॉर्मेशन हो रही है, और आयन फॉर्मेशन जो हो रही है उसके अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये बताने की जरूरत तो नहीं है, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। यस सर। तो एंथैल्पी ऑफ, मैं साथ साथ समझाता हूँ आपको, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इनको एक साथ समझ लो विद एग्जांपल, तुरंत समझ आ जाएगा इसमें। जब हम फ्यूजन की बात करते हैं तो मेरे पास H2O सॉलिड था, ये कन्वर्ट किस में हो गया, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, जैसे कोई भी अमाउंट थी, मान लो प्लस 4 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी जो इन्वॉल्व है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एम आई क्लियर? यस सर। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जल्दी बोलो। लिक्विड वो लिक्विड से गैस बन जाए। परफेक्ट परफेक्ट। तो H2O लिक्विड से मैं क्या बन गया, H2O गैस बन H2O गया। गैस। इस दौरान जो एंथैल्पी लग रही है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। यस सर। सबको समझ आ गई एंथैल्पीज? कल हम लोगों ने बॉर्न हेबर्ट साइकिल पढ़ी थी, आज मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट लॉ सिखाता हूँ। उस लॉ का नाम है हेस लॉ। क्या नाम है? हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको मैं एक सिंपल सी भाषा में कहता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ से मेरठ जाना था, ठीक है, और मेरठ जाने का खर्चा है 1,000 रुपया। डायरेक्ट आप गाजियाबाद से मेरठ की टिकट लो, 1,000 रुपये लगेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ से मुरादनगर जाओ,
वो लगेंगे 400 रुपए। मुरादनगर से मोदी नगर जाओ, वो लगेंगे 200 रुपए। फिर मोदी नगर से आगे मेरठ जाओ, वो लगेंगे 400 रुपए। क्वेश्चन का मतलब समझ ही गए होगे, या तो आप रिएक्शन एक ही स्टेप में कर लो, या आप रिएक्शन करो मल्टीपल स्टेप में। जो रिएक्शन की ओवरऑल एंथैल्पी रहने वाली है, वो एंथैल्पी हमेशा सेम ही रहती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, और मैंने कहा इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है लगभग 1000 किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल। अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है पहले तो ये समझो। ये तो हमने एक स्टेप में दिखा दी, 1000 किलोजूल पर मोल इसके अंदर एंथैल्पी इन्वॉल्व है, लिख दिया। अब ये ऐसे भी हो सकती है, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH, फर्स्ट एंथैल्पी, और इसकी एंथैल्पी की वैल्यू है लगभग 400, ठीक है, किलोजूल पर मोल। ओके, फिर हमने क्या किया, 2NH में डाल दिया आपने H2, क्या बन गया ये 2NH2, ये हो गई आपकी डेल्टा H2, और ये होगी लगभग 200 किलोजूल पर मोल। और थर्ड स्टेप क्या हो गया, 2NH2 में आपने डाल दिया H2, ये क्या बन गया 2NH3, ये हो गई आपकी डेल्टा H3, और लगभग 400 किलोजूल पर मोल। सही है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रिएक्शन की ओवरऑल डेल्टा H निकालो, तो डेल्टा H वुड बी इक्वल टू डेल्टा HI प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, यानी कि H1 H2 H3 को जोड़ दो, आंसर क्या निकल आएगा? 1000। कितने लोग को बात समझ आ गई भैया। हाँ या ना? तो इसको Yes. लिखने का तरीका समझ लो, हेस लॉ को क्या कहता है, कहता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed in a reaction is same। हमेशा क्या होती है, सेम होती है, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, whether the reaction takes place in one step or in any number of steps, या तो वो एक स्टेप में हो तब भी, या फिर वो कितने भी स्टेप में हो तब भी एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes भैया। इस यहाँ से एक बात समझ आ गई हमें कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्या ये बात कह सकता हूं मैं, नहीं कह सकता? Yes, sir. यस भैया। क्योंकि आप चाहे उसे एक स्टेप में करा रहे हो या मल्टीपल स्टेप में करा रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन की ओवरऑल एंथैल्पी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। एक और एग्जांपल तौर दिखाता हूं आपको मैं। जैसे आपको दे दिया मैंने कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनते हुए, ठीक है, और मैंने कह दिया है लगभग कितनी है, -400 किलोजूल इसकी डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेसिकली, ठीक है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, ये कार्बन सॉलिड है, ये CO2 गैस है, तो हमने क्या किया, पहले इस C से O2 को कंबाइन कर दिया, लेकिन हाफ O2 दिया, तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ रही है तो मान लो -100 किलोजूल है, तो इसने क्या बना दिया, इसने फॉर्म कर लिया CO, और फिर CO में हमने क्या कर दिया, फिर से O2 डाल दिया, हाफ O2। इस केस में जो डेल्टा H2 आ रही है वो आ रही है -300। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? Yes, sir. अगर ये स्टेप 1 है, हम नीचे वाला पाथ देखते तो 400 है, ऊपर वाले पाथ में सम 400 है। यस, दोनों स्टेप्स का सम 400, इस केस में एक स्टेप में कई रिएक्शन तो भी 400। एम आई क्लियर? Yes, sir. तो आपसे कोई पूछे कि हेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। और क्या है एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, कि जितनी भी हम रिएक्शन के अंदर जो भी हीट का एक्सचेंज स्टडी करने जा रहे हैं, वो सिंपली किसके इक्वल होता है, वो सिंपली सम ऑफ ऑल दी एंथैल्पीज होता है, ठीक है। क्या होता है, Sum of all the enthalpy. तो हम हीट चेंज को वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ हेस लॉ। एम आई क्लियर? Yes, sir.
सबको समझ आ गया? समझ आ गया तो क्वेश्चन करते हैं सर बेस्ड जल्दी से। हीट चेंज कैसे निकाल पाएंगे? सबके देखो ना, इसमें इस रिएक्शन के अंदर आप एक स्टेप में देख रहे हो कि आपको कहा कि दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है और टोटल एनर्जी आपको दे रखी है और एक स्टेप की एनर्जी आपको दे रखी है। पूछा कि बताओ उस स्टेप में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ओके भैया। चलिए अब सुनिए एक क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। हमें क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? मीथेन का। और रिएक्शन दी हुई है आपको C प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, C+O2 गिव CO2 और डेल्टा H रिएक्शन की वैल्यू दी हुई है -393.5 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इसने दे दिया H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। इसकी डेल्टा H नॉट की वैल्यू -285.8 किलो जूल पर मोल। तीसरा CH4 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपसे पूछा कैलकुलेट कीजिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। आपको क्या क्या गिवन है? आपको दे दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर और कंबशन ऑफ मीथेन दिया। वो पूछ क्या रहा है आपसे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दे रहा है। अच्छा जी, कैसे करना है ये समझ लो। CH4 का पहले फॉर्मेशन इन्वॉल्व बताओ, क्या क्या रिएक्शन में क्या क्या चीजें आती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या क्या इन्वॉल्व करती है मीथेन का? बोलिए जल्दी से एक बार। अरे रिएक्शन लिख पाओगे नहीं? मीथेन कैसे बनेगा? C+2H2 gives CH4, हाँ या ना? यस भैया। यस सर। सही है। अब आप लोग पढ़े लिखे हो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 क्वेश्चन में गिवन है। आप मुझे बताओ कार्बन कौन सी इक्वेशन दिखाई दे रहा है आपको? 1 मैं लिख दिया इक्वेशन 1, कुछ नहीं करना है इसमें, खाली बताओ हाइड्रोजन किस इक्वेशन दिखाई दे रहा है आपको? हाइड्रोजन सेकंड। सेकंड। तो उससे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन, हाँ या ना? यस सर। अब एक बात बताओ, CH4 हमारा इस इक्वेशन में प्रोडक्ट में है ना? यस सर। जबकि थर्ड इक्वेशन में कहां पर है? रिएक्टेंट साइड। तो मैं क्या कर दूं, इसको प्रोडक्ट को यहां से उठा के यहां से यहां ले आऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। या फिर एक काम करता हूं, थर्ड इक्वेशन की एंथैल्पी को माइनस कर दूं, बात तो वही है, उल्टा कर दूं मतलब, है ना? अपोज अगर इसको उल्टा कर दूं तो ये बनता है, देखो अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो ये बनता है CO2 प्लस 2H2O गिव्स CH4 प्लस 2O2। बस फर्क क्या हो जाएगा? इस केस की जो डेल्टा H नॉट है वो प्लस में हो जाएगी 890.3, हाँ या ना? यस सर। यस भैया। सही है। तो हमें ये प्रोडक्ट में चाहिए था, चाहे उसे माइनस कर लो या फिर पहले वाले आंसर को पहले से माइनस कर लो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा आपका। सर लेकिन ये दे नहीं रखा कि ये इक्वेशन इंटरकन्वर्टेबल है। हमेशा रिएक्शन जो होती है ना, A to B जाओगे तो B to A में उसी रिएक्शन की वैल्यू बस नेगेटिव हो जाती है। यस सर। ठीक है, आप देखो, अब मैं अपनी बात को प्रूव भी करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ प्रूव करके। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन इसमें क्या लिखा हम लोगों ने, कौन कौन सी इक्वेशन ली है? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट के रिएक्टेंट को पकड़ लो बस, खाली C+O2 लिख दिया हमने, सही है बेटे? यस सर। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, उनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट वुड बी 2H2 प्लस 2 इंटू हाफ इज O2। कोई दिक्कत? नो सर। माइनस क्या है थर्ड इक्वेशन? CH4 CH4 प्लस O2 प्लस नहीं माइनस, बताओ क्यों? क्योंकि वो माइनस कर दिया था। माइनस साइन आ गया ना। आप बताओ कौन कौन क्या क्या कट रहा है, जल्दी से बोलते जाओ। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, हाँ या ना? यस सर। क्या रहेगा इक्वेशन आपके पास? C प्लस 2H2 प्लस माइनस CH4, या फिर सिंपली कह दें तो C+2H2 गिव CH4। कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस को वहां ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ऑपोजिट साइड ले जाऊंगा। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया, और हमने ठीक किया तो अब क्या करना है, इनकी जो एंथैल्पीज दी हुई हैं उनको इसी ऑर्डर में पुट करो। फर्स्ट की कितनी एंथैल्पी थी? -393.5, हाँ या ना? प्लस 2 इंटू -285.8 माइनस थर्ड वाली कितनी है? -890.3, हाँ या ना?
कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? सर लेकिन एक डाउट है सर, अभी तो ये ऑक्सीजन से कट गई इस वाले केस में, लेकिन अगर किसी और केस में नहीं कटेगी तो क्या 100% कटेगा, 100% कटेगा बेटा, सर? क्योंकि क्वेश्चन है या फिर ये नेचुरली होता है? हमेशा ये कंसेप्ट ही ऐसा, इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है, बचेगा नहीं। ओके सर। और सर हमने जब प्रोडक्ट साइड का क्या किया, जब हमने 1 2 और 3 इक्वेशन कोई डाली? जरूरत नहीं है, रिएक्टेंट अगर आपके कंफर्म हो गए तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वही बनेगा, आपको रिएक्टेंट ही चेक करने होते हैं हमेशा। ओके सर। आंसर आ जाएगा इसका, हाँ या ना? जल्दी Yes, बोलो। sir. यस ठीक है, सर। आप जरा अगला क्वेश्चन आप दिखाइए मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है दो तरीके से, ठीक है। तो आपसे पूछा इसने कैलकुलेट कीजिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निकालिए जरा कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, क्विकली 2 मिनट दिए आपको करने के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार, हमें क्या गिवन है इस बार। हमें C+O2 गिव CO2 गिवन है, और CO प्लस हाफ O2 गिव CO2 गिवन है। हमसे पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। अब पहले तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO की इक्वेशन क्या हो गई, C प्लस हाफ O2 गिव CO। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और ये दोनों हमें गिवन इक्वेशन है। आप मुझे बताओ कार्बन सॉलिड कौन सी इक्वेशन में दिया हुआ है आपको? फर्स्ट। First, ठीक है, और हाफ O2 किस में दिया हुआ है? सेकंड। सेकेंड। second. मेरी बात समझ आ रही है, आया ना? यस सर। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं फर्स्ट प्लस सेकेंड, आंसर आ जाएगा क्या? सर मैंने इक्वेशन बनाई थी 2C प्लस O2 गिव्स आउट 2CO2। सो सर जब मैंने ट्राई किया मेरा नहीं हुआ, तो सर क्या इसमें हाफ O2 की इक्वेशन से सॉल्व होगा? इसमें हाफ O2 को लेना पड़ेगा आपको। कैसे? देखो, C में अगर आप हाफ O2 जोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ना? यस सर। सर तो फिर हम प्रोडक्ट को नहीं कर सकते कभी भी नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2? यस यस, प्रोडक्ट को नहीं कर सकते हम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता तो मेरा काम खराब हो जाता। सॉरी, ये इक्वेशन हमें तो C प्लस सेकेंड इक्वेशन ऐड नहीं कर पाएंगे। बताओ क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें CO को कहाँ पे देखना है? प्रोडक्ट साइड पे। जल्दी बोलो। Yes, CO भैया. को अगर प्रोडक्ट साइड देना है तो ऑब्वियस सी बात है इस रिएक्शन की एंथैल्पी को उल्टा करना पड़ेगा मुझे। तो ये हमारा 1 - 2 होगा. 1 - 2 हो जाएगा। कितने लोगों ने ऐसे किया 1 - 2? यही करा था. ठीक है, अगर यही किया 1 - 2 तो चेक करते हैं एक बार क्या बन गई इक्वेशन। ये मेरा इसका आंसर -110.5 किलो. बहुत अगर हम बढ़िया। -2 ये तो फिर हाफ O2 भी तो माइनस वाली साइड चला जाएगा। जाने दो, उससे क्या दिक्कत हो रही है? O2 भी तो है हमारे पास, उससे कट जाएगा वो। ठीक है, यहाँ देखो इक्वेशन बनी कि आपकी यस। ये बन गई आपकी डेल्टा H0 रिएक्शन निकली आपकी। इट कम्स आउट टू भी कितना है आपका फर्स्ट इक्वेशन में अंदर वैल्यू कितनी दी हुई है इसकी? C is 393.5 3.5 माइनस सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन -283.0. माइनस माइनस प्लस हो गया तो -393.5 प्लस 283, तो ये लगभग हाँ 110.5 ही आ रहा है माइनस में। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? आ गई भैया. क्लियर टू ऑल? यस सर। क्लियर टू ऑल? इतना सभी लोग रिवाइज Yes, कर sir. लीजिए, प्लस